नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी वाले साक्ष्य है उन साक्ष्यों को हम पढ़ने जा रहे हैं। उन साक्ष्यों में हमने अप्रत्यक्ष साक्ष्य वो पढ़े। अप्रत्यक्ष स्रोत या अप्राकृतिक स्रोत जो है वो कौन से हैं? इसमें हमने ताप दाब घनत्व, उल्का और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव इनके बारे में अध्ययन किया। यह हमें बताते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार का प्रतिरूप देखने को मिलता है, ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा हम जो प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, देखो प्रत्यक्ष रूप से जानकारी के लिए हम देखें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई तक खोदने की बात है। प्रत्यक्ष तो गहराई तक खोदने की बात के लिए हम जाने कि लगभग जो हमने खनन के माध्यम से, कोयला आदि के माध्यम से लगभग 2-3 किलोमीटर तक ये खनन हो पाया है। और पेट्रोलियम के माध्यम से देखें तो आपके जो कोला प्रायद्वीप है रूस का, उसमें आपके 12 किलोमीटर तक क्या किया गया? खनन किया गया। कितना? 12 किलोमीटर तक खनन किया गया। और इस 12 किलोमीटर तक की हम जानकारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्राप्त करते हैं, जबकि बताया हुआ है कि पृथ्वी का व्यास 12,714 और आपके 12,756। तो एवरेज करके हम पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो कितनी हो गई? 6,371 किलोमीटर। कितनी हो गई? 6,371। और वैसे देखें तो कई जगह 6,378 भी आता है। तो ये जो त्रिज्या है इसके आंतरिक भाग में, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग हो गया, इसमें किस प्रकार का स्वरूप आपको देखने को मिलता है। तो हम इसके मात्र 12 किलोमीटर के क्षेत्र में ही प्रत्यक्ष रूप से जा पाए हैं। तो आप बोलोगे ये प्रत्यक्ष रूप से कौन से स्रोत है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें दे सकते हैं? तो इन स्रोतों में दो मुख्य स्रोत है। एक तो है आपके ज्वालामुखी और एक है आपके भूकंप। एक तो है ज्वालामुखी, एक है भूकंप। सामान्य उन दोनों के बारे में जानते हैं, भूकंप क्या है, ज्वालामुखी क्या है। फिर आपके कोर्स में ज्वालामुखी और भूकंप दोनों का अध्ययन है वो विस्तार से दिया गया है। तो एक एक करके हम इन दोनों को पढ़ेंगे। उसके बाद में आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रत्यक्ष रूप से हमने कितनी गहराई तक? लगभग 12 किलोमीटर की गहराई तक ही जानकारी प्राप्त की है। और बाकी जानकारी हम प्रत्यक्ष रूप से ज्वालामुखी और भूकंप के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अब आपके माइंड में आएगा साहब कि ज्वालामुखी और भूकंप है, उसके माध्यम से हम किस प्रकार से जानकारी प्राप्त करेंगे? तो ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा है, ज्वालामुखी से निकलने वाला क्या है? लावा है। उस लावे में जो तत्व आते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से आते हैं, और उन तत्वों के आधार पर हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि यह जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है किन किन पदार्थों से निर्मित है, कौन कौन से पदार्थ है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में देखने को मिलते हैं। तो ये जानकारी हम किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? ज्वालामुखी के माध्यम से, जिसमें पता लग जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस अवस्था में है। अब भारी धात्विक पदार्थ निकलते हैं या हल्के निकलते हैं या गैसीय निकलते हैं,
उसके आधार पर हम पता लगा पाते हैं। इसी आधार पर हम देखें तो भूकंप के आधार पे, तो भूकंप की जो तरंगे हैं पढ़ेंगे क्लियर। एक बार सामान्य बता देता हूं, पी एस और एल तीन तरंगे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपकी धरातली है। ये दोनों तरंगे भूगर्भीय है और इन दोनों तरंगों के माध्यम से एक तो चलती है केवल ठोस में, कौन सी, एस तो किसमें चलती है, ठोस में, और पी है वो तीनों में चलती है, ठोस, द्रव और गैस में, तीनों में। तो इन तरंगों के माध्यम से जान पाते हैं कि जहां हमारे भूकंप लेखी यंत्र द्वारा ठोस में, भूकंप लेखी यंत्र द्वारा ठोस क्षेत्र यानी एस का अगर अंकन किया गया, एस का अंकन किया गया, पी का भी अंकन किया गया, लेकिन एस का अंकन किया गया, वो कौन सी है, ठोस है। लेकिन जिसमें केवल पी का ही अंकन किया गया, एस का अंकन नहीं किया गया, वो पदार्थ या वो क्षेत्र या तो द्रव है या गैस है, ठोस नहीं है। तो इसके आधार पर हम पृथ्वी की विभिन्न परतों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं कि ज्वालामुखी क्या है और यह कितने प्रकार से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। तो ज्वालामुखी सामान्यतः पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले पदार्थों की प्रक्रिया है। उत्पन्न होने वाले या उद्गारित होने वाले पदार्थों की प्रक्रिया है। अब ये पदार्थ क्यों उद्गारित होंगे, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, दाब, ताप, घनत्व। देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो टेम्परेचर में क्या आता है, बदलाव, वृद्धि होती है। आपके प्रेशर में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और आपके डेंसिटी या वॉल्यूम में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। अब ये आयतन है या आपके जो आपके घनत्व है, इसमें वृद्धि है, इसका मतलब भाग कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। और टेम्परेचर भी क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन दबाव जो है वो इस भाग को कौन सी अवस्था में रख रखा है, ठोस अवस्था में। लेकिन जैसे ही ऊपरी परत में हलचल होती है और इसका दबाव हटता है, किसका, आंतरिक भाग का दबाव हटता है, और जैसे ही आंतरिक भाग का दबाव हटता है तो आंतरिक भाग है वो सीधे ही कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में आकर के और पृथ्वी के बाहर की ओर आने के लिए क्या है, प्रेरित होता है। और पृथ्वी का जो बाहरी भाग है वो इसके प्रेशर की तुलना में हल्का होता है, तो ये भाग है उसको तोड़ करके क्या होता है, बाहर की ओर आ जाता है। और यही क्या है, ज्वालामुखी उद्गार है। यही क्या है, ज्वालामुखी उद्गार है। ये ज्वालामुखी उद्गार कब हुआ, जब प्रेशर क्या हुआ, कम, और टेम्परेचर का प्रभाव किस पर पड़ा, आपके पदार्थ पे पड़ा, तो वो सीधे ही कौन सी अवस्था में आ गया, गैसीय अवस्था में, और क्या हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ। हम बोलते हैं कि ज्वालामुखी जो उद्गार है वो उद्गार के स्वरूप के आधार पर हम ज्वालामुखी को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो उद्गार है वो दो प्रकार का है। एक तो होता है केंद्रीय उद्गार, एक तो कौन सा होता है, केंद्रीय उद्गार। एक होता है दरारी उद्गार। दरारी उद्गार, केंद्रीय उद्गार जो ज्वालामुखी है उसके अकॉर्डिंग देखें तो ज्वालामुखी जहां से निकलता है उस भाग को बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं, क्रेटर। और ये जो जहां से ये आता है ज्वालामुखी के जो पदार्थ, उसको बोलते हैं ज्वालामुखी उद्गार, जो निकास नली बोल सकते हैं।
और ज्वालामुखी जो पदार्थ है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है उसको हम बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। और जो बाहरी भाग में आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? लावा। क्या बोलते हैं? लावा। इस ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्गार से किसका निर्माण होता है? पर्वतीय क्षेत्रों का। किसका? पर्वतीय क्षेत्रों का निर्माण होता है। और जो दरारी उद्गार है इससे किसका निर्माण होता है? पठारों का। किसका? पठारों का। यानी जो आपके जैसे दक्कन का पठार है वो इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अतिरिक्त देखें तो आपके अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक जो कटक है, मध्य अटलांटिक जो कटक है वो भी क्या है? इसका सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। तो उद्गार के अनुसार देखें तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, केंद्रीय और दरारी। केंद्रीय और दरारी। दरारी में क्या होता है? एक लंबी दरार के माध्यम से मैग्मा क्या होता है? बाहर निकलता है। लंबी दरार के माध्यम से मैग्मा क्या होता है? बाहर निकलता है। इसके बाद जो ज्वालामुखी है उसको हम उद्गार की अवधि के आधार पर देख रहे हैं। उद्गार की अवधि के आधार पर देखें तो ज्वालामुखी जो है वो 3 प्रकार का है। एक तो सक्रिय, एक सुषुप्त, एक सुप्त। इसको हम शांत भी बोल सकते हैं। तीनों को देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी तो वो होते हैं जिनमें लगातार उद्गार होता रहता है। लगातार उद्गार होता रहता है। अब लगातार उद्गार होता रहेगा तो उस ज्वालामुखी को क्या बोलेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी बोलेंगे। विश्व में लगभग बताते हैं कि 500 से अधिक ज्वालामुखी कैसे हैं? सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसे हैं? सक्रिय ज्वालामुखी है। और इन सक्रिय ज्वालामुखी में जो एक महत्वपूर्ण उदाहरण है वह है आपका इटली का जो सिसिली द्वीप है उसका जो उत्तरी भाग है वहां पे एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली। कौन सी? स्ट्रोम्बोली। ये स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है वह आपका केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी है। कैसा है? केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी है। और इस स्ट्रोम्बोली को हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। कौन से ज्वालामुखी को? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। और भारत में देखें तो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? बेरन द्वीप। कौन सा? बेरन द्वीप। ये बेरन द्वीप है, ये भी आपके सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। कौन सा? बेरन द्वीप है, वो भी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके बाद हम बात करें सुषुप्त ज्वालामुखी की। सुषुप्त का मतलब है एक बार ज्वालामुखी आ गया और उसके बाद काफी दिनों तक ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ और उसके बाद अचानक ये ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वह कौन सा कहलाएगा? सुषुप्त ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी कहलाएगा? सुषुप्त ज्वालामुखी। और सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है इटली का विसुवियस। कौन सा? विसुवियस ज्वालामुखी। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी। और इसके अलावा जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी। इसके अतिरिक्त सुप्त ज्वालामुखी में आपके कौन से ज्वालामुखी जो एक बार उद्गार आ गया
और उसके बाद दोबारा उद्गार आए ही नहीं, यानी एक बार उद्गार आने के बाद कभी उद्गार उसमें नहीं आया हो, वह उद्गार कौन सा है? सुप्त ज्वालामुखी। और सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण देखें तो आपके म्यांमार का माउंट पोपा, इसके अलावा ईरान का देमबंद, ईरान का देमबंद और कोहे सुल्तान, कोहे सुल्तान। इसके अलावा एंडीज पर्वतमाला का एकांकागुआ, ये आपके सुप्त ज्वालामुखी के प्रमुख उदाहरण हैं। तो हमने दो चीज अभी पढ़ी, एक तो पढ़ा कि उद्गार के आधार पे ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है केंद्रीय उद्गार, एक होता है दरारी उद्गार। इसके अलावा उद्गार की अवधि के आधार पर देखिए तो ज्वालामुखी सक्रिय, सुषुप्त और सुप्त यानी शांत। अब हम देखते हैं कि जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उसके दौरान जो कुछ आकृतियां बनती है, उन आकृतियों में कुछ आंतरिक स्थलाकृतियां होती है, कुछ बाहरी स्थलाकृतियां होती है। आज हम आंतरिक स्थलाकृतियों को देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बाहरी स्थलाकृतियों को देखेंगे। तो आंतरिक स्थलाकृतियों में कौन कौन सी स्थलाकृतियां इसकी बनती है, किसके कारण? ज्वालामुखी उद्गार के कारण। ध्यान से देखना कि जब मैग्मा जिसे बोलेंगे बाहर निकलते क्या हो जाएगा? लावा। तो जब मैग्मा है वो बाहर नहीं निकल पाता है और आंतरिक भाग में ही, धरातल के आंतरिक भाग में ही जमा हो जाता है, तो उसके कारण जो स्थलाकृतियां बनती है उसे हम ज्वालामुखी जन्य आंतरिक स्थलाकृतियां कहते हैं। अब इसमें कुछ स्थलाकृतियां, इनके नाम लिख रहा हूं मैं। बेथोलित है, लेकोलित है, बेथोलित है, लेकोलित है, लेपोलित है, फेकोलित है, सील या सीट है, सीट और डाइक। बेथोलित, लेकोलित, लेपोलित, फेकोलित, सील, सीट या डाइक कैसे कैसे बनती है? देखो, बेथोलित है वो सबसे निचले भाग में जो गुंबदाकार जो आकृति बनती है मैग्मा के उद्गार के साथ ही, मैग्मा निचले स्तर पे गुंबदाकार रूप से अगर जम जाता है, दिख नहीं रहा होगा इधर, यह बनाता हूं मैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में गुंबदाकार रूप से मैग्मा है वो क्या है? निचले स्तर में जम जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? बेथोलित। क्या बोलते हैं? बेथोलित। क्या? बेथोलित। निचले स्तर पे गुंबदाकार जमाव है, क्या कहलाएगा? बेथोलित कहलाएगा। इसके बाद देखें तो आपके निकास नली के माध्यम से कुछ ऊपर गुंबदाकार रूप से जो जमाव है उसको हम लेकोलित कहेंगे। क्या बोलेंगे? लेकोलित। क्या बोलेंगे? लेकोलित। क्या बोलेंगे? लेकोलित कहेंगे। इसके बाद हम बात करें लेपोलित। लेपोलित ये निकास नली है, इस निकास नली के साथ ही आपके जो अवतल जमाव है या तस्तरी नुमा जमाव है, जो आपके तस्तरी नुमा जमाव है, किसका? लावा का। लावा का तस्तरी नुमा जमाव, ये आपके क्या कहलाएगा? लेपोलिथ। क्या कहलाएगा? लेपोलिथ। इसके अलावा लावा का निकास नली से लहरनुमा जमाव, लहरनुमा
जमाव। ये अपनति और अभिनति दोनों तल है उसके नीचे, यानी अपनति और अभिनति दोनों तल है उसके नीचे आपके ये तो क्या है, चट्टानी खंड है और उसके बीच में क्या है, लावा का जमाव हो रहा है। इस लहरनुमा जमाव को हम बोलते हैं फेकोलित। क्या बोलते हैं? फेकोलित। फेकोलित कहते हैं। क्या कहते हैं? फेकोलित कहते हैं। और इसके बाद में देखिए सील या सिट। सील या सिट क्या होता है? पतली जो परत होती है जो एक समतल जमाव में होती है। ये तो क्या है, तस्रीनुमा है। ये लहरदार है, एक समतल जमाव में पतली परत है, उसको तो हम बोलेंगे सीट। और यही परत अगर मोटी होती है उसको क्या बोलते हैं? सील। क्या बोलते हैं? सील। क्या बोलते हैं? सील। और ज्वालामुखी जो उद्गार होता है उस उद्गार के कारण जो मैग्मा है वो एक स्तंभ के रूप में, मैग्मा है वो स्तंभ के रूप में निकास नली में ही जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं? डाइक बोलते हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। गुंबदाकार जमाव जो सबसे नीचे होता है वह होता है बेथोलित। कौन सा? बेथोलित। और एक निकास नली के माध्यम से कुछ ऊपर उठ करके उत्तल रूप से जो जमाव होता है उसे बोलते हैं हम लेकोलित, या गुंबदाकार जमाव है वो क्या है? लेकोलित। और जब तस्रीनुमा या उत्तल रूप से जमा होता है वो कौन सा होता है? लेपोलित। क्या? लेपोलित। और लहरनुमा जमाव है उसे बोलते हैं फेकोलित। क्या बोलते हैं? फेकोलित। और जो आपके जमाव है वो स्तंभ के रूप में हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? डाइक। और जब जमाव है एक पतली चादर के रूप में समतल 90 डिग्री के एंगल पे होता है उसे बोलते हैं सीट। और मोटा होता है उसे बोलते हैं डाइक, सिल। क्या बोलते हैं? सिल। तो विद्यार्थियों आज हमने ज्वालामुखी उद्गार और ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाली आपकी आंतरिक स्थलाकृतियों को पढ़ा। अगले वीडियो में हम बाहरी स्थलाकृति और भूकंपीय स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। इसके जो प्रश्न हैं वो आपको आपके ऐप के माध्यम से मिल जाएंगे, साथ ही नोट्स है वो आपको इसी में से बनाने हैं। धन्यवाद।